Welcome to the channel Pupil Teacher. Today we will discuss about the marathon series of BCom Honors second semester subject Banking Operations Management. The first unit contains the Indian financial system. The financial system of any country is also known as financial sector. किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसे हम फाइनेंशियल सेक्टर भी कहते हैं. इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, कंपनीज़ भी आती हैं, मार्केट एंड गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन एक्टिविटीज़ में. फाइनेंशियल सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसमें हम फंड्स को एक्सचेंज करते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बीच में, लाइक लेंडर्स, बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स. फाइनेंशियल सिस्टम हमारे 3 टर्म्स पे बेस्ड है: मनी, क्रेडिट एंड द फाइनेंस. Then the next one is components of financial system. There are 4 components of financial system: financial institution, financial market, financial instrument and financial services. Financial institution में आपका regulatory institution and non-regulatory institution आता है. Financial market, organized and unorganized. Financial instrument, primary and the secondary. And financial services में हमारी assets and fund based services आती है, fee based services and the financial services. So we come to the topic financial institution, जिसमें हमारे 2 कैटेगराइज हो रहे थे पार्ट्स, एक रेगुलेटरी और एक नॉन रेगुलेटरी. रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस आर द वन हु प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट. रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बेसिक गाइडलाइंस, रूल्स बनाते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए, जो कि जिसमें आपका आरबीआई आता है, सेबी आता है और आईआरडीए आता है. नॉन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस आपके वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं अपार्ट फ्रॉम मेकिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द मार्केट. देन फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आता है. एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है फर्स्ट वन कॉल मनी. कॉल मनी वो मनी होता है जिसमें एक बैंक बोरो करता है मनी दूसरे बैंक से अपने CRR को मेंटेन करने के लिए. CRR आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है. इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज़ कॉल्ड कॉल रेट, और जो इस पे इंटरेस्ट पे होता है उसे हम कॉल रेट कहते हैं. देन सेकेंड वन इज़ ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल आपका आरबीआई इशू करता है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे. ये एक फॉर्म ऑफ प्रॉमिस होता है और एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है. ट्रेजरी बिल आपका डिस्काउंट पे सोल्ड होता है और रिडीम्ड एट पार वैल्यू. इसकी नॉर्मल जो मैच्योरिटी डेट्स हैं वो आपका 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़. एंड एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. तब तक आप इसे नेगोशिएट कर सकते हैं जब तक इसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती. इसे हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं. एंड मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ 25,000. 25,000 से कम अमाउंट पे आपका ट्रेजरी बिल इशू नहीं होता है. देन नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर भी आपका शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, नेगोशिएबल है और ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट. इट इज़ इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. ये आपकी लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो होती हैं वो इशू करती हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए. इस पर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से 1 ईयर के बीच में होता है. इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट पे हम इसे बेचते हैं और रिडीम करते हैं पार पे. And the original purpose of commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs. जो मेन पर्पस था कमर्शियल पेपर का वो ये था कि आप शॉर्ट टर्म फंड्स हमें प्रोवाइड करना है जो वर्किंग कैपिटल नीड्स होती हैं उनके. इसे हम ब्रिज फाइनेंसिंग के भी नेम से जानते हैं क्योंकि कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है अपने ब्रिज फाइनेंसिंग के पर्पस से. देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, एक बियरर के फॉर्म में जो कि कमर्शियल बैंक इशू करते हैं. दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन कंपनीज ड्यूरिंग पीरियड्स टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई. ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका तब इशू होता है जब बैंक के पास पैसा कम होता है लेकिन जो डिमांड होती है हम
कस्टमर्स की वो बहुत हाई होती है, तब हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, तब कमर्शियल बैंक इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को अपने कस्टमर्स को. दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड. देन कमर्शियल बिल. A commercial bill is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of business firms. Commercial bill जो है वो आपका एक bill of exchange है जिसे business firms यूज़ करती हैं अपने वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए. एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी ये नेगोशिएट हो सकता है. When goods are sold on credit, the buyer become liable to make payment on a specific date in future. जब गुड हम बेचते हैं तो जो बायर होता है वो लाइबल हो जाता है कि वो स्पेसिफिक डेट पर ही पेमेंट करेगा, उससे पहले जो सेलर है वो पैसा मांग नहीं सकता है क्योंकि उसने ये प्रॉमिस कर दिया है. द सेलर कुड वेट टिल द स्पेसिफाइड डेट और मेक यूज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. जैसा कि मैंने अभी कहा कि सेलर तभी पैसा मांग सकता है जब उसकी स्पेसिफाइड डेट आ जाएगी और वो तभी उस बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ कर पाएगा. सेलर यानी कि जो ड्रॉवर है गुड का, वो ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज बायर को और उसे एक्सेप्ट भी करता है. जब बिल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो जो बिल है वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसे हम ट्रेड बिल कहते हैं. ये जो बिल है इसे हम डिस्काउंट भी करा सकते हैं बैंक से. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने जो गुड सोल्ड करें यानी कि जो सेलर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया है और बायर ने बोला कि ठीक है मैं आपको 1 मंथ बाद इसका पैसा दूंगा, बट अगर सेलर को इमीडिएट नीड है फ़ंड की तो वो अपने बिल को लेकर वो जो उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया था उसकी एक कॉपी बायर के पास होती है और एक सेलर के पास होती है. तो सेलर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर बैंक के पास जा सकते हैं और वहाँ से पैसा ले सकते हैं. उन्हें जितना अमाउंट उन्होंने उस पर लिखा होगा उतना अमाउंट नहीं, उससे थोड़ा अमाउंट बैंक भी अपना इंटरेस्ट चार्ज करती है और उस टाइम उनकी नीड के हिसाब से उनकी हेल्प हो जाती है. उसके बाद व्हेन अ ट्रेड बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, और जब वो ट्रेड बिल एक्सेप्ट कर लेता है कमर्शियल बैंक तब वो एक कमर्शियल बिल बन जाता है. देन कैपिटल मार्केट. 2 मार्केट्स होती हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. जैसा कि आप इससे देख रहे हैं कि मनी मार्केट जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है और कैपिटल मार्केट हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है. इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड चाहिए होता है तो वो हमारा कैपिटल मार्केट में आता है. दे डू नॉट हैव अ फिक्स मेच्योरिटी और एक्सपायरी डेट. इसमें कोई भी मेच्योरिटी या एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं होती है. ये सेबी रेगुलराइज्ड करता है. सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका इस्टाब्लिश हुआ 1988 में बट वो पावर में आया 1992 एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. फीचर्स: लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देर in long-term investment, determination of capital formation. Then types of capital market. 2 मार्केट होती, प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट. सो इतना बेसिक है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. कैसा बैंकिंग सिस्टम रहा है हमारी इंडिया में, तो फर्स्ट वन इज़ द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग इन इंडिया in the modern sense originated in the last decade of 18th century. हमारी इंडिया में बैंकिंग जो टर्म है वो 18th सेंचुरी में आया. जो पहला बैंक हमारी इंडिया में था वो तो द बैंक ऑफ हिंदुस्तान. उसके बाद बहुत सारे बैंक्स आए बट वो टिक नहीं पाए बहुत दिन तक. इन 1770 एंड द जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1786 में. देन 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स भी आए जिसमें से फर्स्ट है बैंक ऑफ बंगाल 1809 में इस्टेब्लिश हुआ, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843, इस्टेब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी अंडर द चार्टर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी. देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग इज़ अ जनरल वर्ड विच मीन्स टू कलेक्ट. बैंक एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना. द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज़ कलेक्शन ऑफ फंड एज डिपॉजिट, कि हम फंड को डिपॉजिट करें. According to Justice Holmes, the real business of a banker is to obtain deposit of money which he may use for his own profit by lending it out again. एक जो रियल बिजनेस होता है बैंकर का वो ये होता है कि वो ऑब्टेन करता है डिपॉजिट को
और उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है, दोबारा किसी और को देके। अगर बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करा है तो बैंक उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे लगाती है, वो कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं कि जब भी आपको नीड पड़े तो वो दे सके। सो यही है कि बैंकिंग। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ऑन द टॉप मोस्ट हमारा आरबीआई रहता है। एज वी ऑल नो, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आपका कैटेगराइज्ड है शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स में आपके कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स आते हैं, एंड उसमें कमर्शियल बैंक जो है वो कैटेगराइज्ड है आपका 4 पार्ट्स में: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। देन पब्लिक सेक्टर आपका एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक्स में कैटेगराइज्ड है। देन आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ये आपका इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का जो एक्ट है वो आपका 1934 में आया था, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। सो जस्ट मेक क्लियर अबाउट दैट। देन सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। पहले हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेड ऑफिस आपका कैलकाटा में था, बट नाउ परमानेंटली ये मूव हो चुका है मुंबई इन 1937। ये प्राइवेटली पहले ये प्राइवेटली ओन था, बट अभी ये नेशनलाइज्ड हो चुका है 1949 में, और ये फुल्ली आपका गवर्नमेंट के अंडरटेक में है। इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, और द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑस्बर्न स्मिथ। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, ऑन द टॉप मोस्ट गवर्नर, देन ये आपका डिवाइड होता है 4 डिप्टी गवर्नर्स में, देन 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स, 2 मेंबर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड 10 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। रीजनल एंड सब ऑफिसेज ऑफ आरबीआई कितने हैं, तो वो आपके 31 हैं, जिसमें 20 आपके रीजनल बैंक्स हैं और 11 सब ऑफिसेज हैं। राइट नाउ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास। He is the 25th RBI governor and all the RBI functions are supervised by him. Then functions of RBI. The first one is the issuer of bank note. जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, वो ये है कि ये करेंसी को हमारे इशू करता है, नोट्स और कॉइन्स को, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। नाउ द क्वेश्चन इज़ 1 रुपी नोट हमारा कौन इशू करता है, तो वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो सब हमारा आरबीआई इशू करता है। देन सेकेंड वन इज़ द बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई हमारा गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंक की तरह वर्क करता है कि जब भी गवर्नमेंट को फ़ंड की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को नीड पड़ती है, तो आरबीआई उन्हें भी लोन प्रोवाइड कराते हैं। देन कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। Commercial banks are required to maintain the cash reserve at a rate decided by the RBI in its monetary policy. जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें मेंटेन करना पड़ता है एक कैश रिजर्व, जो कि आरबीआई आपका बताता है कि आपको इतना % मेंटेन करके चलना ही है, जो कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड करते हैं। देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि जब कमर्शियल बैंक्स को नीड पड़ती है, उनके पास पैसा नहीं होता है लोन देने के लिए, तब वो आरबीआई की हेल्प लेते हैं और आरबीआई उन्हें फ़ंड प्रोवाइड कराती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई आपका क्रेडिट कंट्रोल करता है बाय का कमर्शियल बैंक्स। RBI uses quantitative and qualitative methods to control and regulate. ये दोनों methods को use करते हैं, quantitative as well as qualitative methods to control the credit. Then monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी आरबीआई बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसीजर है जिसमें जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है नेशन की, नॉर्मली द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करते हैं एक्सपेंस को, कि किसी भी तरीके से वो कैश सप्लाई पे फोकस करते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना आए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी 2016 में बनी, जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ उर्जित पटेल। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के होते हैं।
टू कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इसलिए बनाई गई कि एक स्टेबिलिटी रहे आपके जीडीपी में, कि हम लो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उससे अचीव कर सकें। और 4 मीटिंग्स इनकी कंडक्ट होती हैं, मैक्सिमम 6 होती हैं, मिनिमम 4 होती हैं, और बाय मंथली ये मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं। एंड द मेन फंक्शन वॉज टू मेंटेन द एनुअल इन्फ्लेशन रेट बाय 4%। इन्फ्लेशन रेट आपका 4% से नीचे मतलब जाना ही नहीं चाहिए, 4 आपको मेंटेन करके रखना है, अपर 6% एंड लोअर 2%, इससे नीचे नहीं जा सकता। देन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक एक्सपेंशन से हम समझ रहे हैं कि हमें कब इन कैश का जो फ्लो है इकोनॉमी में इंक्रीज़ करना है और कब डिक्रीज़ करना है। सो हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी को देखते हुए हम एक्सपैंड करते हैं, हम कैश फ्लो को बढ़ाते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसे हम कम कर सकें, तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी वो होती कि कब हमें मार्केट से पैसा बैंक को अपनी तरफ खींचना है। लाइक अगर कस्टमर्स के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन की, इसीलिए जो बैंक्स होती हैं, जो आरबीआई है हमारा, वो हमारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, और जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग कम डिमांड करेंगे लोन की। तो यही है आपका एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिसी। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई आपका शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर लेस देन 90 डेज़, 90 डेज़ से ज़्यादा के लिए नहीं। इस पॉलिसी के अंदर जो बैंक्स हैं उन्हें आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज कोलेट्रल। उन्हें आरबीआई के पास आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक कोलेट्रल की तरह रखना पड़ता है एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए, और जो कि उन्हें जब वो स्पेसिफाइड डेट आ जाती है तो उन्हें वो सिक्योरिटीज़ उन्हें वापस मिल जाती हैं। सो रेपो रेट आपका वो रेट होता है जिस पे आरबीआई आपका शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर लेस देन 90 डेज़। Then what is reverse repo rate? Reverse repo rate is the rate at which the RBI keeps the extra deposit of all the banks within itself. Reverse repo rate आपका वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो जितना भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट बैंक्स के पास होता है वो अपने पास रख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ रिवर्स रेपो रेट इज़ रेपो रेट -1। देन MSF, marginal standing facility. It is the rate at which bank borrows overnight loan from RBI. ये MSF आपकी एक स्पेशल फैसिलिटी होती है जो कि RBI जो है वो 24 आवर्स के लिए ही कमर्शियल बैंक्स को देती है। देन बैंक रेट। बैंक रेट आपका वो रेट होता है जिस पे RBI ऑफर करते हैं लॉन्ग टर्म लोन कमर्शियल बैंक्स को फॉर मोर देन 90 डेज़। देन नेक्स्ट वन इज़ CRR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, और आपका ये वो रेशियो होता है जिसमें जितने भी बैंक होते हैं उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट को में से कुछ पार्ट आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो आपका CRR है। इट हैज़ टू बी इन कैश फॉर्म ओनली, और ये सिर्फ कैश फॉर्म में ही हो सकता है। आरबीआई इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑफर नहीं करती है, और ये आपको 0 से 15% के बीच में होता है। एंड द RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42 के अंदर CRR आता है आपका। देन व्हाट इज़ SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 में आता है, और ये वो रेट होता है जिस पे बैंक जो हैं उन्हें कुछ परसेंट अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसे हम SLR कहते हैं। ये आपका कैश फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, इंक्लूडिंग गोल्ड, फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा।
इट कैन बी बिटवीन 0 to 40%। ये आपका आरबीआई पॉलिसी के अंदर डिसाइड होता है कि आप कितना परसेंट आपको अपने पास रखना है और कितना आपको बैंक के पास रखना है। सो मेक श्योर कि सीआरआर आपका सिर्फ कैश फॉर्म में ही हो सकता है और एसएलआर आपका कैश और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हमें कंट्रोल करना होता है मनी सप्लाई को, तो आरबीआई जो है वो बाय करते हैं और सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में। इसे ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। राइट नाउ सीआरआर आपका 3% है, एसएलआर 18.0%, रेपो रेट 4.4%, रिवर्स रेपो रेट 3.75%, marginal standing facility rate 4.65 and bank rate 4.65%. Then comes to the next, the objectives. Objectives क्या थे मॉनेटरी पॉलिसी की? तो पहला प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि हम सेविंग को प्रमोट करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेव करें और इन्वेस्ट करें। देन कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को हम कंट्रोल करें। मैनेजिंग बिजनेस साइकिल्स। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इज़ अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई, अ मेजर वेपन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्रेडिट कंट्रोल एक टूल है जो कि आरबीआई यूज़ करता है कि वो कंट्रोल कर सके मनी की डिमांड और सप्लाई को। सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई रेगुलेट करता है क्रेडिट को, दैट द कमर्शियल बैंक ग्रांट सच अ मेथड इज़ यूज्ड बाय द आरबीआई टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी इन द नेशन। It means that bank will not only control inflationary trends in the economy but also boost economic growth। इसका मतलब ये है कि बैंक सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करते इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को, ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं, विच वुड इन द लॉन्ग रन लेड टू इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम स्टेबिलिटी, जो कि लॉन्ग रन में आपके रियल नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। देन नेक्स्ट वन इज़ नीड फॉर क्रेडिट कंट्रोल, कि क्या नीड थी? टू स्टर अप द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। ये था कि आपको ओवरऑल ग्रोथ हमने अपनी बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कंट्रोल को लेकर आए। देन टू कीप अ चेक ओवर द चैनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट सो दैट इट इज़ नॉट डिलीवर्ड फॉर अनडिज़ायरेबल पर्पसेस। एंड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की ही सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, टू हेल्प द इकोनॉमिक डेवलप, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। Objectives: to ensure an adequate level of liquidity enough for attaining high economic growth rate, along with maximum utilization of resources without generation high inflationary pressure. To attain stability in the rate of exchange and money market of the country. To the financial requirement during a slump in the economy, to control business cycle and meet business needs. Then what are the methods of credit control? Qualitative method. By qualitative we mean the use through which bank credit is directed, कि वो क्वालिटेटिव मेथड आपका वो मेथड होता है कि जिससे हम बैंक की क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मेथड, द मैनर ऑफ कैश चैनलाइजेशन एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इट इज़ अ सेलेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल एज इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रेडिट फॉर सर्टेन सेक्शन whereas expand for the other known as the priority sector depending on the situation। क्वालिटेटिव मेथड आपका वो मेथड होता है जिसमें जितने भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं उनमें हम कैश का फ्लो बढ़ा देते हैं और सम जो सेक्टर्स हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड वही मेथड हो जिसमें हम इंटरेस्ट रेट्स इन सब को कब इंक्रीज़ करना है कब डिक्रीज़ करना है इस बेसिस पे हम देखते हैं। The next one is cooperative banks. Cooperative bank is the financial entity which belongs to its member who are at the same time owner and the customer. Cooperative bank आपके वो बैंक होते हैं जो कि
उसके मेंबर भी होते हैं और उसके ओनर भी होते हैं सेम टाइम पे। कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। Then it is important to know that who is the father of the Indian banking sector, N. नरसिम्हन। आपकी नरसिम्हन कमेटी बनी 14 अगस्त 1991 को। डायरेक्टर N. नरसिम्हन, गवर्नमेंट ऑफ RBI। एंड हु अपॉइंटेड डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि RBI जो है वो रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर जो है हमारा इंडिया में, उसके लिए कि जितने भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं वो आपका RBI लेता है। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज, ओपन मार्केट। देन RBI आपका डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी बैंक को अपने पास रखना है और क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या नेचर ऑफ लेंडिंग होगा, वो सब आपका RBI डिसाइड करता है। सो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था उसकी नीड, उसका मेजर एम यही था कि हमें RBI जो है उसका रोल जो है वो रिड्यूस करना चाहिए, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर उन्हें बनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़ बैंक्स जो हैं वो ये खुद डिसाइड करें कि उन्हें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना बैंक रेट उन्हें चार्ज करना है अपने कस्टमर्स से। सो हर एक चीज़ RBI डिसाइड ना करके उससे रेगुलेटर ना होके फैसिलिटेटर बनना चाहिए। सो ये नीड थी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। देन आता है आपका शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक आपके वो बैंक होते हैं जो कि शेड्यूल सेकेंड में आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। इनकी पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख होती है। दीज बैंक्स आर लाइबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन। ये आपको लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ मेम्बरशिप इन क्लियरिंग हाउसेज। देन एग्जाम्पल लाइक केनारा बैंक, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 78.52 एंड हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका। फंक्शंस एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को पब्लिक से, प्रोवाइड करते हैं डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, इशू ऑफ ड्राफ्ट, प्रोवाइड कस्टमर विद लॉकअप फैसिलिटी, डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज। ये आपका कैटेगराइज्ड है कोऑपरेटिव बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। Cooperative Bank got registered under the Cooperative Society Act 1912 and they are governed under the Banking Regulation Act 1949 and under the Banking Law Act 1965. The RBI regulate and monitor all the cooperative banks. Cooperative banks आपके registered हैं Cooperative Society Act 1912 में, एंड जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सब रेगुलेट करता है RBI। कोऑपरेटिव बैंक आपके वो बैंक होते हैं जो कि ओनर आर द कस्टमर ऑफ द बैंक बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड द कॉमन कंसर्न। कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करता है आपको ह्यूज रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अपने मेंबर्स को। Cooperative bank is known as to be one of the financial entity which belongs to their members and at the same time they are its owner. कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि वो बैंक्स होते हैं जो कि उसके मेंबर भी होते हैं और सेम टाइम पे उसके ओनर भी होते हैं। फंक्शंस प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू मेनली अर्बन एरियाज़। ये बैंक्स जो हैं वो आपके अर्बन एरियाज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट एरियाज़, लोकल एरियाज़ होते हैं, उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो आपके स्टेट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। देन आता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है और कमर्शियल बैंक आपका एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कैरी करता है जितने भी ऑपरेशन हैं आपके डिपॉजिट, विड्रॉल, मनी के उससे जनरल पब्लिक से रिलेटेड, वो सब आपका कमर्शियल बैंक करता है कि आपके फ़ंड को डिपॉजिट करता है और आपको जब ज़रूरत पड़े तब आपको लोन भी प्रोवाइड कराता है। ये बैंक्स एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। फंक्शंस
प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में पहला आपका आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले ये होता है कि ये आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। देन प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। देन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप चेक का यूज़ करें। सेकेंडरी फंक्शन में आपका आता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक सेलर और बायर है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है और सेलर को अगर ज़रूरत पड़ गई उस मैच्योरिटी डेट से पहले, तो वो अपने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास जा सकता है और वहाँ से डिस्काउंट करा सकता है, तो उसे ही हम डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। इट इज़ एन एडवांस गिवन टू अ कस्टमर बाय कीपिंग द करेंट अकाउंट टू विदड्रॉ अप टू द गिवन लिमिट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ये कि जितना आपके बैंक में है आप उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर बैंक से ले सकते हैं, बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लॉकर फैसिलिटी भी देता है कि बहुत सारे आपके वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं जिन्हें आप लॉकर में रख सकते हैं, तो एक सेफ़ पर्पस के लिए आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। पेइंग एंड गैदरिंग द क्रेडिट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोमिसरी नोट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन सब के यूजेस होते हैं। एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, फुलफिलमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देन टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आपके टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक है वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेस own a majority of the share capital. All private banks are recorded as companies with limited liability. जैसे कि आपके ICI बैंक्स हैं, येस बैंक हैं, ये सब आपके प्राइवेट बैंक्स में आ जाते हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। देन आता है आपका पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक आपके नेशनलाइज्ड होते हैं और उन्हें जो गवर्नमेंट होती है वो हेड करती है, और प्राइवेट बैंक को प्राइवेट शेयर होल्डर्स हेड करते हैं। देन फॉरेन बैंक, ये बैंक आपके इस्टेब्लिश होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन उनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी होती हैं, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, हांगकॉन्ग एंड द संघाई बैंक कॉरपोरेशन। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, कि क्या नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। द फर्स्ट वन ये था कि हमें CRR और SLR को रिड्यूस करना चाहिए। कमेटी ने ये रिकमेंड करा कि हमें डीरेगुलेशन करना चाहिए इंटरेस्ट रेट का, कि जो बैंक हैं वो खुद से अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड कर सके। जैसे कि मैंने कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की नीड यही मेजर एम था कि जो RBI है उससे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनना चाहिए, कि जो बैंक्स है वो खुद अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सके, और वही रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी में भी है। देन द 4 टायर बैंकिंग सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस। 4 टायर बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए। ब्रांच लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है वो एबॉलिश करना चाहिए। लाइक अगर हम हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस बनवाने लगेंगे तब उस चीज़ में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के वर्क में वी ऑल नो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो ये ब्रांच लाइसेंसिंग का सिस्टम था कि हमें अपनी ही दुकान की, अपनी ही किसी शॉप की अगर दूसरी ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए हमें दोबारा लाइसेंस ना बनवाना पड़े। कंप्यूटराइजेशन का बैंक्स में प्रपोज करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उन्हें मोर ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस देना चाहिए कि वो और अच्छे से अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। सो CRR आपका पहले 15% था, देन रिड्यूस होके 4.5% पे आया और अभी 3% है। देन SLR रिड्यूस हुआ 39%, देन टू 25% एंड नाउ इट इज़ 18%। 4 टायर बैंकिंग सिस्टम में ये आता है कि आपके 3 से 4 इंटरनेशनल बैंक्स होने चाहिए, 8 से 10 नेशनलाइज्ड बैंक होने चाहिए, लोकल बैंक्स जो कि आपका फोकस कर रहे हो रीजनल स्पेसिफिक बैंक में, और RRBs होना चाहिए जो कि आपका फोकस करे एग्रीकल्चर रूरल फाइनेंस पे। RRB आपका रीजनल रूरल बैंक होता है। देन कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। द इंडियन कैपिटल मार्केट हैज़ विटनेस्ड मेजर रिफॉर्म इन द डिकेड ऑफ 1990s। जो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म आए 1990s में,
और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेबी हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी ने बहुत सारे मेजर्स लिए कि वो इम्प्रूव कर सकें वर्किंग ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एंड टू मेक इट मोर प्रोग्रेसिव एंड वाइब्रेंट। जो देन उन्होंने इस्टेब्लिश किया सेबी को, ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंक्रीज़ किया मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। देन सिम्बल्स ऑन द नोट, 10 रुपी नोट पे आपका सूर्य मंदिर का सिंबल होता है। 20 रुपी नोट एलोरा केज, 50 रुपी नोट हाम्पिक रथ, 100 रुपी नोट 200, 500 and 2000 rupee note. This is not too much important. Then the next unit is unit 2, which mainly focuses on the operational aspect of the commercial banks. ये हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। सो द प्राइमरी फंक्शन इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड रिफर टू अ काइंड ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी ईजिली विदड्रॉन बाय इंडिविजुअल, जो कि ईजिली आप विदड्रॉ कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट रिफर टू डिपॉजिट दैट आर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि हम कुछ टाइम के लिए अपने डिपॉजिट को फिक्स करा देते हैं, जिसमें आपका रिकरिंग और एफडी आता है। एडवांसिंग लोन रिफर टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट function of commercial bank. The public deposit are used by commercial bank for the purpose of granting loan to individual and business. एडवांसिंग लोन आपकी एक फैसिलिटी है जिसमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लोन्स अपने कस्टमर्स को और अपने बिजनेस एंटिटीज़ को भी। द सेकेंडरी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, एजेंसी फंक्शन, कलेक्टिंग चेक, कलेक्टिंग इनकम, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी as I have already told. Then issuing traveler's check, transferring fund, other functions, creating money, electronic banking. Then relationship between banker and the customer, की relationship क्या है banker और customer के बीच में। meaning of a banker, services provided by today's banker are far from their traditional activities of merely receiving deposit. सेक्शन 3 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका कहता है कि बैंकर इंक्लूड करता है एनी पर्सन जो कि एक बैंकर की तरह वर्क करे। अब बैंकर एक वो बैंकर होता है जो कि आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, करंट अकाउंट को बनाए, इशू करे और पे करे चेक्स, कलेक्ट करे चेक को, क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड फॉर हिज कस्टमर्स। देन मीनिंग ऑफ अ कस्टमर, द टर्म कस्टमर ऑफ अ बैंक इज़ नॉट डिफाइंड बाय लॉ। जो मीनिंग है, जो टर्म है कस्टमर, ये आपकी लॉ के द्वारा डिफाइंड नहीं है। इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अ पर्सन जिसका अकाउंट है बैंक में, उसे हम कस्टमर कहेंगे। कस्टमर आपका वो पर्सन है हु हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अकाउंट, जिसका अकाउंट है आइदर डिपॉजिट या फिर करंट अकाउंट किसी भी बैंक में, उसे हम कस्टमर कहते हैं। देन व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द कस्टमर, कि क्या ड्यूटीज़ हैं कस्टमर की। उसे अपना चेक जो है, चेकबुक और जो है उसे सेफली रखना चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए बैंक को, पे करे रीजनेबली लेविड इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट बैंक चार्ज करे उसे आप प्रॉपर टाइम पे करिए, डिपॉजिट करिए सम को प्रॉपरली टाइम पे, और जितने भी अदर ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें भी आपको टाइम पे डिपॉजिट करना चाहिए। राइट्स क्या हैं कस्टमर के, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, right to transparency, fair and honest dealing, right to suitability, right to privacy, right to grievance redress and compensations. Then types of customer, कि कितने टाइप्स के कस्टमर होते हैं। माइनर, फर्म, कंपनी, जॉइंट अकाउंट, मैरिड वुमेन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ल्यूनेटिक्स, एग्जीक्यूटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रंक कार्ड, पर्दा नशीन वुमेन, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न्स, जॉइंट हिंदू फैमिली, ट्रस्टीज एंड इलिटरेट पर्सन। माइनर, a banker can very well open a bank account in the name of the minor, but the bank has to be careful to ensure that he does not open a current account. जो आप माइनर जो कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जिनकी अभी एज जो है, जो कि स्टार्टिंग में आपका माइनर अकाउंट ही खुलता है, तो जो बैंकर है वो आपका माइनर अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन वो करंट अकाउंट नहीं होता है आपका।
Under the Indian law, a minor is a person who has not completed 18 years of age. माइनर अकाउंट उन लोगों का होता है जिन्होंने अभी अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं करी होती है. एंड then firms, according to Indian Partnership Act 1932, a partnership is a relation between person who have to agree to share the profit of a business carried on by all or by any of them acting for all. जो फर्म्स होती हैं उन वो भी कस्टमर हो सकती हैं बैंक की, कंपनीज हो सकती हैं, जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है आपका, मैरिड वुमेन्स जो है वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ल्यूनेटिक्स, ट्रस्टीज. देन टाइप्स ऑफ कस्टमर अकाउंट, कितने टाइप्स के कस्टमर अकाउंट होते हैं. सो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड द NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट्स. द फर्स्ट वन इज saving deposit account. Saving account can be open individually as well as jointly. सेविंग अकाउंट आपका इंडिविजुअली भी ओपन हो सकता है और जॉइंटली भी ओपन हो सकता है. प्राइमरी एम है कि आप सेविंग अकाउंट का कि आप अपने पैसे को सेव करें. मेन एडवांटेज है इसका कि अकाउंट इज़ दैट इट पेज अ कस्टमर अ सम ऑफ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. कि जो बैंक है वो आपको कुछ इंटरेस्ट के फॉर्म में अमाउंट देती है. फीचर्स, कोई भी लिमिट नहीं कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो होल्डर है वो डिपॉजिट कर रहा है अपने पैसे को बैंक में. लेकिन रिस्ट्रिक्शन है आपका कि आप 2 बार से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक बार में. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वेरी करता है 4 to 6%. मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है कि आपको मेंटेन करना है. इंटरेस्ट बैंक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. अकाउंट होल्डर जो है वो ATM की फैसिलिटी, डेबिट और रुपी कार्ड की फैसिलिटी बैंक्स उन्हें प्रोवाइड करती है. कोई भी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो. सेविंग अकाउंट आपका एक कंटिन्यूइंग नेचर का है कि आप मतलब एक कंटिन्यू बेसिस पे आप सेविंग करते ही करते हैं. कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं होता है इसमें. सेविंग अकाउंट आपका इनकरेज करता है सेविंग की हैबिट को, इनेबल करता है कि डिपॉजिटर जो है वो इनकम को अर्न करे बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट. आप इंटरेस्ट के बेसिस पे भी इनकम अर्न कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ करेंट डिपॉजिट अकाउंट. करेंट अकाउंट आपका सेकेंड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है और इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग. ये आपका सेविंग के पर्पज़ से नहीं होता है और ये मेनली बिजनेसमैन जो होते हैं वो ओपन कराते हैं क्योंकि उन्हें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करनी होती है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से. फीचर्स, अपार्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, करेंट बैंक अकाउंट आपका एसोसिएशंस भी, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कराते हैं. इसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि आप कितनी बार भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी बार पैसा आप विड्रॉ भी कर सकते हैं क्योंकि बैंक जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन और सारे इंस्टीट्यूशंस को कि क्योंकि उन्हें बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं वो लोग, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती है और कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं कराती है. देन द नेक्स्ट वन इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. कस्टमर अपना ओपन करा सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को पब्लिक सेक्टर बैंक में भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है कि फॉर सम पर्पस आप किसी ना किसी पर्पस से कुछ टाइम के लिए अपने अमाउंट को फिक्स करा देते हैं बैंक में कि फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर सम मंथ्स कि आप उसके बाद अपना वो पैसा विड्रॉ कर लेंगे. इस पे जो बैंक होती है वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. RD account is a type of account in which the account holder is required to deposit a fixed amount of money every month. कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में एक लॉन्ग बेसिस पे सेविंग करते हैं कि आपने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स बना ली कि
आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में मतलब हज़ार करके आपको ऐसे करते करते आप 1 साल के लिए पैसा ऐसे धीरे धीरे आप अकाउंट में अपने सेव कर रहे हैं, तो वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो जाता है। देन NRI अकाउंट। The option of NRI account is provided by both public and private sector bank to fulfill the banking requirement of a non-residential Indian or a person of Indian origin. NRI अकाउंट आपका वो अकाउंट होगा कि कोई पर्सन है जो कि बाहर रह रहा है लेकिन उसका अकाउंट जो है वो इंडिया में है, सो वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, तो उसे हम NRI अकाउंट कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट आपका होता है कि इसमें कुछ लिखा नहीं होता है चेक के पीछे कि आप किससे इंडोर्स कर रहे हैं, तो वो आपका ब्लैंक एंडोर्समेंट हुआ। स्पेशल एंडोर्समेंट, स्पेशल एंडोर्समेंट आपका वो एंडोर्समेंट होता है कि आप चेक के पीछे लिख दे रहे हो कि आप जो ये चेक है वो आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता, तो वो आपका स्पेशल एंडोर्समेंट हो जाता है। पार्शियल एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं तक इंडोर्स हो सकता है, इसके आगे नहीं। कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हम लगा देते हैं उसमें, तो वो कंडीशन एंडोर्समेंट हो जाता है। देन चेक। सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 प्रोवाइड्स दैट अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक जो है हमारा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में आता है। एंड स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। चेक आपका एक डिमांड, एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑर्डर करता है बैंक को कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करें पर्सन को जिनके नाम पे अकाउंट है, और या फिर कंपनी को जिनके नेम पे वो चेक है इशू हुआ है। क्या पार्टीज़ होती हैं चेक में? 3 पार्टीज़ मेनली होती हैं इम्पॉर्टेंट, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड द पेई। ड्रॉवर आपका वो पर्सन होता है जो कि चेक बनाता है। ड्रॉई वो पर्सन तो जहाँ पे आप उस चेक को लेके जाते हैं और वहाँ से आप पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी कि बैंक। पेई आपका वो पर्सन होता है कि जिसके नेम पे वो चेक आपने बनाया है, वो आपका पेई होता है। होल्डर इज़ आइदर द ओरिजिनल पेई और अदर पर्सन टू वूम द पेई हैज़ इंडोर्स द चेक। होल्डर आपका वो पर्सन होता है, जैसे कि मैंने चेक इशू किया और आपको दिया तो आप उसके होल्डर हुए। अब आप चाहें तो उसे आगे नेगोशिएट कर सकते हैं किसी और को, तो वो हो जाएगा आपका होल्डर। इंडोर्सर वो पर्सन होता है जो कि अपने चेक को आगे इंडोर्स करता है किसी और पर्सन को, और इंडोर्सी आपका वो पर्सन होता है कि जिसको उसने इंडोर्स करा है वो आपका इंडोर्सी होता है। फीचर्स क्या होते हैं चेक के कि डिमांड पे पेबल हमें पे करना होता है, डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड द पेई। चेक जो है उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है एंड राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो ड्रॉवर है उसकी साइन ज़रूर है होनी ही चाहिए। एंड ऑर्डर मस्ट बी टू पे अ सर्टेन सम, एक सर्टेन सम जो है वो होना चाहिए। आप लमसम या ये सब नहीं लगा सकते, एक सर्टेन सम होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, और आप सिर्फ और सिर्फ मनी ही पे कर सकते हैं। देन ये आपका स्पाइसमैन है चेक का। देन टाइप्स ऑफ चेक, कि कितने टाइप्स के चेक होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बियरर चेक, ओपन चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक, अदर टाइप्स ऑफ चेक, पोस्ट डेटेड, स्टेट, म्यूटिलेटेड, ट्रेवलर्स चेक एंड एंटीडेटेड चेक। ओपन चेक आपका वो चेक होता है जिसमें कि आप बैंक जाइए, अपने चेक को प्रेजेंट करिए वहाँ पे और अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर लीजिए, तो उसे हम ओपन चेक कहते हैं। क्रॉस चेक जो चेक होता है, अगर उसके ऊपर आप 2 पैरेलल लाइंस बना दें तो वो आपका क्रॉस चेक होता है, या फिर जो बियरर वर्ड है अगर वो क्रॉस कर दिया जाए तो वो आपका क्रॉस चेक हो जाता है।
बियरर चेक, आपका बियरर चेक सेम एज ओपन चेक होता है। ऑर्डर चेक होता है वो, जैसे कि कोई अदर पर्सन आपका चेक ले जाके बैंक में प्रेजेंट करे तो वो उससे पैसा नहीं देते हैं। ऑर्डर चेक में ये साफ साफ ऑर्डर लिखा होता है कि जिसके नेम पे वो चेक बना है खाली बैंक उससे ही वो पैसा दे सकती है, तो वो आपका ऑर्डर चेक हो जाता है। अदर टाइप ऑफ चेक लाइक म्यूटिलेटेड चेक, अगर कोई भी चेक है जिससे कि फट जाते हैं ऊपर से थोड़े बहुत, तो वो आपकी म्यूटिलेटेड चेक में आ जाते हैं। एंटी डेटेड चेक कि अभी मतलब डेट नहीं हुई है कि आप जिस डेट पे मतलब आपको ड्रॉवर ने इशू करा है कि आप उस दिन जाइएगा और अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आप उससे पहले ही चले जाते हैं बैंक के पास, प्रेजेंट कर देते हैं अपने चेक को, तो वो आपका एंटी डेटेड चेक होता है। स्टेल चेक, बिफोर द बैंक फॉर पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होता है कि आपकी वैलिडिटी के बाद आप जा रहे हो बैंक के पास, तो वो आपका पोस्ट डेटेड चेक हो। ट्रेवलर्स चेक, देन द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। मॉर्गेज, जो कि आपका लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ये आता है। लेन, आपको लोन मिलता है, एफडी हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, इनके अगेंस्ट में। प्लेज, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन मिलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आता है। हाइपोथिकेशन लाइक लोन, जैसे कि कार लोन है, इन सब में। असाइनमेंट, LIC वगैरह आपकी होती हैं। देन आता है आपका बैंक गारंटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अगर हम देखें तो बैंक गारंटी में आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। एक तो आपका परचेज़र और सेलर के बीच में होता है, एक सेलर और बैंकर, और एक परचेज़र और बैंकर के बीच में होता है। द थर्ड यूनिट इज़ यूनिट 3, जिसमें आपका टॉपिक आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज promulgated in the year 1881, which was introduced to ease the growth of banking and commercial bank. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, हम इनकी एफिशिएंसी को, इनके वर्क को और स्मूथ बना सकें, इसके लिए आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया कि हम लीगलाइज कर सकें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। देन व्हाट आर द फीचर्स? Movable, the negotiable instrument is a convenient method of transferring money that is easily and portable. Like आपके जो negotiable instrument act है वो movable है easily, आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन उसे negotiate कर सकते हैं। written form में होता है आपका। definite time होना चाहिए और एक specified person होना चाहिए। then types, 3 types होते हैं, promissory note, bill of exchange and the check हम पढ़ चुके हैं अभी। देन आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका सेक्शन 4 में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ये एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग फॉर्म में, जो कि अनकंडीशनल होता है और साइन बाय द मेकर, जिसमें वो एक पर्सन को ये स्पेसिफाई करता है कि ऑन डिमांड आपको पैसा पे करना है। A promise or order to pay is not conditional within the meaning of the section and section 4. Then features, important to have a bill of exchange in writing. ये ज़रूरी है कि जो bill of exchange है वो writing form में हो, और confirm order होना चाहिए। should not have any condition, कोई condition नहीं होनी चाहिए। bill of exchange आपका definite fixed date, आपको fixed date पे उसे पे करना है, उससे पहले जो seller है यानी कि जिसने ड्रॉवर है वो उससे पहले पैसा आपसे नहीं ले सकता। अमाउंट स्टेट होना चाहिए, बिल पे आपका अमाउंट लिखा होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई।
एंड द पे। आपकी 3 पार्टीज़ होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। फर्स्ट वन इज़ ड्रॉवर, जो कि बनाता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई आपका बैंक होता है। एंड पे, जिसको जिसके नेम पे आप बनाते हैं वो आपका पेई होता है। थर्ड पार्टी हिमसेल्फ भी ड्रॉवर पेई हो सकती है और ड्रॉवर भी हो सकती है। देन आपका प्रॉमिसरी नोट आता है। प्रॉमिसरी नोट हमारा सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है और ये एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग फॉर्म में जो कि अनकंडीशनल होता है, signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order to a certain person or to the bearer of the instrument। एक आपको certain sum पे करना है at the specified date। parties drawer and the drawee, आपकी 2 पार्टीज़ होती हैं, एक मेकर यानी कि जो बनाता है और एक वो जिसके नेम पे बना है। फीचर्स, राइटिंग एग्रीमेंट है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एक डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए एंड अनकंडीशनल हो कोई, और एक लीगल कॉम्पोजिशन हो। दिस इज द फॉर्मेट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रॉमिसरी नोट? बिल डिस्काउंटिंग एक आपका लोन की तरह होता है। फाइनेंशियल ऑफर करते हैं, परसेंटेज ऑफ अनपेड इनवॉइसेस आर पेड वंस द बिजनेस रिसीव्स मनी फ्रॉम द कस्टमर, और जब वो रिसीव कर लेते हैं मनी को कस्टमर से। बिल डिस्काउंटिंग इज़ अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू अनपेड इनवॉइसेस। ये फैसिलिटी होती है जो कि अलाउ करती है बिजनेसमैन को कि वो सेल कर सकते हैं आपके अनपेड इनवॉइसेस को फाइनेंशियर को, जैसे कि बैंक है, NBFC है, और फिर प्लेटफॉर्म लाइक क्रेड SCF। देन बिल डिस्काउंटिंग का प्रोसेस, seller ship the good on credit to buyer and send the invoice to them। the buyer accept करता है invoice को। देन सेलर अप्रोच करता है बैंक को डिस्काउंट कराने के लिए बिल। बैंक ट्रांसफ़र करता है फंड सेलर को आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट फी एज पर द नॉर्म्स। बिल परचेजिंग, फंड्स आर एक्सचेंज ओनली वंस बिटवीन द कंपनी एंड द फाइनेंशियल बॉडी। जब आपके फंड्स जो हैं खाली एक बार एक्सचेंज होते हैं फाइनेंशियल बॉडी और कंपनी के बीच में, उसे हम बिल परचेजिंग बोलते हैं। फैसिलिटी ऑफ बिल परचेजिंग, इट इज़ इफ द सेल इज़ अ क्रेडिट सेल, अगर सेल आपकी क्रेडिट सेल है तो सेलर विल गेट द मनी फ्रॉम परचेजर ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। एक स्पेसिफाइड डेट के बाद ही आपको पैसा मिल सकता है। इफ़ द seller does not have extra money during the period between credit sales and the realization of money from the debtor, he will not be able to buy more goods and sell again at profit। देन एंसिलरी सर्विसेज ऑफ अ बैंक, हमने अभी बैंक की सर्विसेज पढ़ी हैं कि हमारे एक्सेप्ट करते हैं लोन को, एडवांस करते हैं लोन को, लॉक ऑफ फैसिलिटी, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, foreign finance, forms of foreign finance are given, short and long term private and official loans, foreign direct investment, portfolio investment of debt, securities and equity, concessionary and non-concessionary। Then what is internet banking? Internet has become very useful for both the client and organization। internet आजकल बहुत ही यूज़फुल है clients और organization दोनों के लिए। बहुत पॉपुलर है हमारा बैंकिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में कि जितने भी आजकल हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सब हम ऑनलाइन करते हैं, तो इसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। फॉलोइंग आइटम्स जो हैं वो हमारे आते हैं, जैसे कि नेट प्रेजेंस, स्टैंडिंग एट प्राइमरी लेवल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, इंटरैक्टिव साइट मीन्स पर्सनलाइज्ड इंटर कम्युनिकेटिव टूल बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट। Endorsement of instrument, the act of a person who is a holder of a negotiable instrument is signing his or her name on the back of that instrument, thereby transferring title or ownership is an endorsement। इंडोर्समेंट आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे अपना साइन करके उस पर्सन का नेम लिखते हो और ट्रांसफ़र करते हो उस टाइटल को या फिर ओनरशिप को दूसरे पर्सन को, ये हमारा इंडोर्समेंट होता है।
types: blank endorsement, an endorsement or general where the endorser signs his or name by it becomes payable to bearer, कि वो जो ड्रॉवर होता है वो अपनी साइन कर देता है लेकिन उस पर किसी का भी नेम नहीं लिखा होता है, तो वो आपका ब्लैंक एंडोर्समेंट हो जाता है. स्पेशल endorsement in full or a special endorsement is one where the endorser puts his signature on the instrument as well as writes the name of a person. अपने साइन के साथ साथ वो उस पर्सन का नेम भी लिख देता है जिसे वो इंडोर्स कर रहा है, तो वो आपका स्पेशल केस हो जाता है. रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट आपका वो इंडोर्समेंट होता है जिसमें आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करने के साथ साथ उस पर्सन के नेम के आगे ओनली वर्ड लगा देते हैं कि इसके आगे आप किसी भी पर्सन को नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपका रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होता है. देन पार्शियल इंडोर्समेंट is one which allow transferring to the endorser a part only of amount payable on the instrument. This does not operate as a negotiable of instrument. Like आप कुछ पार्ट आप पहले पे कर चुके होते हैं और कुछ पार्ट जब आपको पे करना होता है तो वो एक आपका पार्शियल इंडोर्समेंट होता है कि आप उस कुछ पार्ट आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं किसी और को. कंडीशनल इंडोर्समेंट आपका वो इंडोर्समेंट होता है कि आप सिग्नेचर के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगा देते हैं, तो वो हमारा कंडीशनल इंडोर्समेंट भी होता है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसल नॉर्म्स आर बेसल द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशूड बाय द बेसल कमिटी और बैंकिंग सुपरविजन. बेसल नॉर्म आपका एक एफर्ट है कि आप कोऑर्डिनेट करें बैंकिंग रेगुलेशन अक्रॉस द ग्लोब, कि क्या बैंकिंग कंडीशन चल रही है ओवर द ग्लोब, with the goal of strengthening an international banking system. What is the Basel Committee on Banking Supervision? The Basel Committee on Banking Supervision is the primary global standard setter for the prudential regulation of banks that provide forum for regular cooperation on banking supervisor matter or the central banks of different countries. ये आपका इस्टेब्लिश हुआ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974. 10 कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया 1974 में. एक कमिटी ने एक्सपैंड करा अपने मेंबरशिप को 2019 में एंड देन 2014 में अभी इसके पास 45 मेंबर्स हैं, 28 जुरिस्डिक्शंस है. एक फोरम प्रोवाइड करता है कि आप अपने बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज कर सकते हैं बहुत सारे मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में. देन वाई दीज नॉर्म्स, ये नॉर्म्स क्यों बने? बैंक लेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स और ईच कैरीज इट्स ओन रिस्क, और हर एक बोरोवर का अपना एक खुद का रिस्क होता है. दे लेंड द डिपॉजिट टू द ऑफ द पब्लिक एज वेल एज मनी रेज फ्रॉम द मार्केट, दैट इज इक्विटी एंड डेप्ट. दिस एक्सपोजेज द बैंक टू अ वैरायटी ऑफ रिस्क, और इससे बहुत सारे रिस्क और डिफ़ॉल्ट्स आ जाते हैं. तो इन सब को मीट करने के लिए हमने बेसल नॉर्म्स को बनाया. देन वाई द नेम बेसल, इसका नेम बेसल क्यों पड़ा? बेसल एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट विच फोस्टर्स. इट वॉज फाउंडेड इन 1930 में बना. एंड व्हाट आर दीज नॉर्म्स? आपका बेसल नॉर्म जो 1 है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1988 में. ये फोकस करता है आपके क्रेडिट रिस्क पे. Credit risk is the possibility of a loss resulting from a borrower failure to repay a loan. कि क्रेडिट रिस्क आपकी एक वो पॉसिबिलिटी होती है कि जो बोरोवर है वो आपका पैसा वापस जो लोन है उसे वापस से पे करने में मतलब पे नहीं कर सकता है. तो ये आपका एक क्रेडिट रिस्क की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, और इन्हीं सब को फुलफ़िल करने के लिए हमने बेसल नॉर्म 1 बनवाया. द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी वो फिक्स थी 8%. एंड देन आपका बेसल नॉर्म 2 जो कि 2004 में आया. एंड ये रिफाइंड और रिफॉर्म्ड वर्जन था बेसल 1 का. एंड गाइडलाइंस फॉर बेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर्स, इसकी गाइडलाइंस 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड थी विच द कमिटी कॉल इट एज पिलर्स, जिन्हें हम पिलर्स कहते हैं. पहला है कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट. बैंक को अपने पास मिनिमम कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए 8%. सुपरवाइजरी रिव्यू, अकॉर्डिंग टू दिस बैंक
को नीड पड़ती कि वो डेवलप करें और यूज़ करें बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को, कि अगर कोई भी रिस्क होता भी है तो वो उसे बहुत जल्दी टेक्निकली सॉल्व कर लें। मार्केट डिसिप्लिन, एंड देन द थर्ड वन इज़ बेसल नॉर्म थर्ड, जो कि आपका 2010 में बना। These guidelines were introduced in response to the finance crisis of 2008, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे 2008 में, उसके बाद तुरंत ही आपका बेसल नॉर्म थर्ड बन गया। अ नीड वॉज फेल टू फर्दर स्ट्रेंथन, कि हम ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें हमारे बैंकिंग सिस्टम को। इट वॉज also felt that the quantity and quality of capital under Basel II were deemed insufficient to contain any further risk. The guideline aimed to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters. ये आपके 4 पैरामीटर्स पे फोकस करता है: कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। कि हमें कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करना चाहिए 12.9%, लेवरेज मेंटेन करना चाहिए 3%, फंडिंग एंड लिक्विडिटी हमें मेंटेन करना चाहिए। Then the deadline for the implementation of Basel III was March 2019 in India. इंडिया में बेसल नॉर्म थर्ड जो हमने अप्लाई करा उसकी लास्ट था कि आप मार्च 2019 तक इसे अप्लाई कर लीजिए, बट ये पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से। आरबीआई ने डिसाइड किया तो डिफर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल नॉर्म बाय फर्दर 6 मंथ्स, कि हम 6 महीने बाद इसे अप्लाई करेंगे इंडिया में। एक्सटेंडिंग मोर टाइम अंडर बेसल नॉर्म मीन्स लोअर कैपिटल बर्डन on the bank in terms of provision requirements, including the NPAs. This extension would impact the perception of Indian bank and central bank in the eyes of the global players. Bank run क्या होता है? It occurs when a large number of customers of a bank or other financial institution withdraw their deposits simultaneously. ओवर कंसर्न्स ऑफ द बैंक सॉल्वेंसी, जब एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स अपने बैंक को अपने बैंक से अपने कैश को विड्रॉ करने लगते हैं तो बैंक सॉल्वेंसी की पॉसिबिलिटी होने लगती है। एज मोर पीपल विड्रॉ देयर फंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इंक्रीज, डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, प्रॉम्प्टिंग मोर पीपल टू विड्रॉ देयर डिपॉजिट। सो दिस मैराथन सीरीज एंड्स हियर। थैंक यू। सेव कैसे